हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के। ये भाग 3 हमारा होगा। हमने पॉलिटी का ऑलरेडी 2 वीडियो हमने अपलोड कर दिया, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। उनसे बहुत सारी चीज़ों को आपको सीखने को मिला होगा जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम थोड़ा सा पीछे वाले लेक्चर में जो बच गया तो उन चीज़ों को हम कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा करें, ठीक है। तो पिछला लेक्चर हमने संविधान को वहाँ पे बना के रख दिया था, संविधान को हमने वहाँ पे लागू भी कर दिया था। तो हम देखेंगे कि और कुछ-कुछ चीज़ें जो हमारा छूट गया था, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947। ये कुछ डेट हैं जो कि सवाल डायरेक्टली आते हैं। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करेगा 26 जनवरी 1950। जन गण मन जो राष्ट्रीय गान है, इसकी बात करेगा तो ये 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। अंतिम बैठक मतलब ये जब संविधान पूरा बन गया, संविधान सभा का तो सबसे लास्ट बैठक हुआ था, ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और इस दिन संविधान सभा को क्या कर दिया गया, भंग भी कर दिया, क्योंकि संविधान बनाने का काम था, संविधान सभा ने कर दिया, तो संविधान सभा का कुछ कोई जरूरत नहीं था। इसलिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग कर दिया गया और इसी दिन जन गण मन को भी अपनाया गया। साथ में इसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बने। क्लियर हो गया वो चीजों को, तो जो पॉइंट्स छूट गया था उन चीजों को यहाँ पे बता दिया। चलिए आज हम बात करने वाले हैं संविधान की विशेषताएं के बारे में, संविधान की आलोचना के बारे में और प्रियम्बल्स के बारे में। कुल मिला के ये होगा कि आज की इस वीडियो में हम पूरे संविधान की जो बेसिक चीजें हैं उन चीजों को खत्म करके हम फिर कल के वीडियो में बात करेंगे भाग 1, जो भी हमारा भाग 1 भाग 2 सारे भागों की चर्चा करेंगे, साथ में अनुच्छेदों को चर्चा करेंगे, ठीक है। क्लियर। चलिए तो संविधान की विशेषताएं क्या, इन चीजों को समझ लेते हैं। पहला हमारा पॉइंट है लिखित एवं विस्तृत संविधान। ये जो हमारा भारत का संविधान है विश्व का सबसे लंबा, सबसे बड़ा बोल सकते हैं, सबसे बड़ा लिखित संविधान बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो संविधान हमारा बना है ये बहुत सारे देशों के संविधान को लेके, बहुत सारे देशों के संविधान, लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ के उससे अच्छी अच्छी बातों को लेके ये हमारा जो संविधान है इसका निर्माण हुआ है। सेकंड पॉइंट देख रहे हैं प्रस्तावना। जो प्रियम्बल है इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, प्रियम्बल क्या है अच्छे से। लेकिन जो प्रियम्बल ये भी एक अपने आप में अनोखा है और ये बहुत ही हमारे संविधान को अलग बनाता है और देशों के संविधान से, ये भी हमारा विशेषता है। पहला और सेकंड थर्ड बात करेंगे संप्रभुता संपन्न राज्य, ठीक है। तो संप्रभुता संपन्न राज्य मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सोवरेन स्टेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे राज्य का मतलब ये मत समझ लिया कि जो हमारा स्टेट है वो नहीं, राज्य का मतलब हमारा यहाँ पे अलग होता है, ठीक है। पॉलिटी में हमारा राज्य का मतलब अलग होता है, जैसे कि पूरा जिसमें उसके अंदर 4 क्राइटेरिया होते हैं। मैं इन चीजों को बाद में बताऊंगा, अभी यहाँ पे डिटेल में चर्चा करने की जरूरत है नहीं। तो संप्रभुता संपन्न राज्य है भारत। कैसा राज्य है, संप्रभुता संपन्न राज्य। संप्रभु मतलब होता है सोवरेन। सोवरेन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ऐसा कंट्री, एक ऐसा राज्य, एक ऐसा कंट्री जिसके आंतरिक मामले हो, मतलब जिसके अंदर में जितने पॉलिसी बनाए या बाहर के मामले, विदेशी मामले, फॉरेन पॉलिसी बनाए, उस पे किसी और देश का, किसी और का कंट्रोल नहीं हो। वो अपना डिसीजन खुद ले, वो अपना पॉलिसी खुद बनाए। जैसे भारत आज अपना पॉलिसी खुद बनाता है, कोई और देश इसको रोक नहीं सकता है। इस तरह से ये हुआ संप्रभुता संपन्न राज्य। अब भारत आजाद होने से पहले कैसा राज्य था, तो आप देख सकते हो कि हमारा एक तरह से ब्रिटिश का कॉलोनीज था, कॉलोनिज्म में हमारा चल रहा था। जो ब्रिटिश करता था, जो ब्रिटिश करवाता था, उस तरह से हमारा सब सारा चीजें, लॉज एंड जो भी हमारा गवर्नमेंट चल रहा था। तो लेकिन जब आजाद हुआ तो क्या कैसा हो गया, संप्रभुता संपन्न राज्य हो गया। मतलब भारत एक तरह से पूर्णतः स्वतंत्र है, अपने कोई भी आंतरिक या वैदेशिक नीतियां स्वयं निर्धारित कर सकता है और कोई भी बाह्य नियंत्रण इस पे नहीं है। क्लियर। हालांकि जैसे हम बात करेंगे राष्ट्रमंडल और यूएनओ का सदस्य है, लेकिन भारत अपने मर्जी से, भारत अपने मर्जी से, ठीक है, चीजें हो गई। अब सेकंड है लोकतांत्रिक गणराज्य। ये लोकतांत्रिक गणराज्य क्या होता है, ये चीजों को समझना, मतलब कहने का मतलब होगा कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो लोकतांत्रिक गणराज्य तो आप समझते हो कि जिसमें कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और फिर वही शासन करती है। चलिए तो समझ गए, लोकतंत्र तो आपको पता है अच्छे से। लेकिन गणराज्य मतलब क्या होता है, गणराज्य का मतलब होता है भाई कि एक रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब ऐसा होता है कि जहाँ का अध्यक्ष हो, जैसे कि भारत का अध्यक्ष कौन है, एक तरह से राष्ट्रपति है। भारत का जो अध्यक्ष है, हर देश का अध्यक्ष, इसकी अगर बात करें भारत का अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति है। तो जो अध्यक्ष हो, गणराज्य उसको जो अध्यक्ष हो किस तरह से हो,
वो वंशागुणत नहीं हो। वो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति फिर उसका बेटा राष्ट्रपति बनेगा। जैसे कि हम बात करेंगे प्रजातंत्र में, जब हम सॉरी प्रजातंत्र जब हम बात करेंगे मोनार्की में, ठीक है, राजतंत्र में, तो वहां पे अगर एक राजा है तो फिर उसका बेटा राजा बनता है। इस तरह से चीजें नहीं होते। गणराज्य में सबको, कहने का मतलब कोई भी मतलब बन सकता है, ऐसा आनुवांशिक चीजें नहीं होती है, ठीक है। ये गणराज्य होगा। और गणराज्य में ये भी होता है कि हर आदमी को उसके योग्यता अनुसार सभी छोटे बड़े पदों पर वो बैठ सकता है, पहुंचने का अधिकार होता है। ये गणराज्य होता है, ठीक है, क्लियर। थर्ड आ गया हमारा संसदीय सरकार। ये संसदीय सरकार क्या है, इन चीजों को हमको समझना। पहला बात, भारत पे हमेशा किसका रहा है कब्जा, तो हमारा ब्रिटेन का रहा है। तो जो संसदीय सरकार की जो बात करेंगे ब्रिटेन से ही लिया गया है। और ये संसदीय सरकार पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट का दो फॉर्म होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म और एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अध्यात्मक बोलते हैं, जो अधिष्ठात्मक मतलब जिसको बोलते हैं, इसमें कि प्रेसिडेंट ही मेन होता है, और एक संसदीय सरकार होती है जिसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये हमारा भारत का है जो संसदीय प्रणाली, वो वेस्टमिंस्टर या बोल सकते हैं उत्तरदायित्व सरकार, क्या बोल सकते हैं, वेस्ट मिंस्टर, ओके, उत्तरदायी सरकार या मंत्री मंडलीय सरकार। इस तीन तरह के सरकार का हम नाम दे सकते हैं हम हमारे संसदीय प्रणाली को। वेस्टमिंस्टर क्योंकि इंग्लैंड में जो संसदीय प्रणाली है उसको वेस्टमिंस्टर बोलते हैं, इसलिए उसी का कॉपी है, तो उसको बोल सकते हैं कि ये उस तरह के सरकार है, ठीक है। संसदीय सरकार क्या होती है आपको ये पता होगी। इसमें जो भी कहने का मतलब जो कार्यपालक होंगे, मतलब एग्जीक्यूटिव होंगे, वो एक तरह से वास्तविक भी हो सकते हैं और नामा, जैसे कि हम बात करेंगे प्रधानमंत्री, वो वास्तविक एक तरह से कार्यपालिका के अध्यक्ष है, वास्तविक, क्योंकि सारा पावर उनके पास है। हम बात करें राष्ट्रपति का, वो नाम मात्र का, उनका केवल साइन चलता है, इस तरह से कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं वो नाम मात्र का कार्यपालक। इस तरह से ये सब विशेषता है संसदीय सरकार की। हम बात करेंगे कि जो बहुमत दल है उसके नेता उसका सत्ता होता है संसदीय सरकार में। संसदीय सरकार में और क्या होता है कि जो विधायिका है और कार्यपालिका है, वो दोनों एक साथ मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका होता है, मतलब संयुक्त जवाबदेही होता है। ये विधायिका और कार्यपालिका, हम बताएंगे विधायिका क्या होता है, कार्यपालिका क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से चीजें हैं और संसदीय सरकार में, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। ये जो शुरू का जो भी 2 से 3 वीडियो है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरे पॉलिटी के लिए महत्वपूर्ण है। इन चीजों को अगर पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा पूरे पॉइंट को, तो आगे पॉलिटी पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा, चीजों को ध्यान से समझ पाइएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक पॉइंट को समझाया गया है। पॉलिटी थोड़ा सा आपको पॉइंट को ही समझना, आराम से वीडियो को ध्यान से एयरफोन लगाइए और चीजों को ध्यान से सुनिए। उसके बाद इस चीज को पीडीएफ आपको मिल जाएगा ऑलरेडी, तो आपको परेशान होना नहीं है, ठीक है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। एकीकृत मतलब क्या होता है, इस चीजों को समझना है। तो एकीकृत मतलब हो गया भाई कि जैसे कि हम ऊपर में देखते हैं सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे में देखते हैं हाई कोर्ट, उसके नीचे में देखते हैं अधीनस्थ न्यायालय, जो भी है। तो ये हुआ कि ऊपर में एक सबसे हेड हुआ, उसके फिर नीचे उससे थोड़ा सा हाई कोर्ट, फिर देखते हैं अधीनस्थ न्यायालय। तो ये एकीकृत इंटीग्रेटेड है, एक तरह से इंटीग्रेटेड है, एक हियरार्की है। क्या है, एक हियरार्की है। तो इसको बोलते हैं, जो ये न्यायपालिका हमारी है एक इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई एक हियरार्की को हमको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। और स्वतंत्र कैसे है, क्योंकि जो न्यायपालिका है ये इस पे ना तो हमारा विधायिका का ना ही हमारा कार्यपालिका का इस पे कुछ जोर है, ये एकदम अपने आप में स्वतंत्र है। ये अपने आप में डिसीजन लेती है और इनके डिसीजन पे कोई प्रश्न भी नहीं उठाता। ये न्यायपालिका अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इसलिए इनके लिए बहुत सारी व्यवस्था है हमारे संविधान में। इनके लिए अलग वेतन की व्यवस्था है, इनके लिए बहुत सारे अलग अलग प्रक्रिया की व्यवस्था है। वो सारी चीजों को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो हमारे संविधान की विशेषता है, इतना चीज दिया गया। अब संसदीय सर्वोच्चता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। संसदीय सर्वोच्चता क्या हुआ कि जहां पे संसद ही सर्वोच्च हो, लेकिन हमारे भारत में दोनों का सर है। हमारे भारत में ना तो संसद ज्यादा है भी है, ना ही ज्यादा हमारा जो न्यायिक है वो ना ही ज्यादा सर्वोच्च। जैसे कि हम बात करेंगे अमेरिका का, तो अमेरिका का जो न्यायिक सर्वोच्चता है ना, वो बहुत ही ज्यादा, इंडिया से ज्यादा उसका न्यायिक सर्वोच्चता है। वहां का क्या है कि वहां पे विधि की नियत प्रक्रिया को फॉलो करता है, विधि की नियत प्रक्रिया। देखिए इन चीजों को बारे में, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, विधि की नियत प्रक्रिया। और भारत फॉलो करता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कि लिया गया है कहां से, जापान से। कहां से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से।
देखिए, जब शुरू में हमारा संविधान बना ना, तो विधि की नियत प्रक्रिया को डाला गया। लेकिन लेकिन क्या हुआ कि जो बी.एन. राव थे, हमारे जो सलाहकार थे, ये जाके मिलते हैं इंग्लैंड के एक, सॉरी, अमेरिका के एक बहुत ही बड़े उसमें वकील होते हैं उनसे। तो वो बोलते हैं देखो, हमारे यहाँ तो विधि की नियत प्रक्रिया है, आपने भी लिया, लेकिन एक आपके डेमोक्रेटिक जो आपका एक बड़ा लोकतंत्र है, उसके लिए अच्छा नहीं विधि की नियत प्रक्रिया। क्यों नहीं अच्छा है? क्योंकि विधि की नियत प्रक्रिया क्या कहती है सर, मतलब प्रोसेस ड्यू टू लॉ, क्या बोलता है, प्रोसेस ड्यू ऑफ लॉ क्या बोलता है कि भाई, अगर जैसे कि मान लेते हैं कि कोई ऐसा रूल है, ऐसा रूल कोई लेजिस्लेचर बना दिया, विधायिका बना दिया, और हमारे न्यायपालिका को लगा कि नहीं, ये रूल तो सही नहीं है भाई, ये रूल पूरे, जैसे कि जो एक रूल बनाने का एक प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया को फॉलो करके अगर रूल बना है तो चलो रूल सही है। लेकिन विधि की नियत प्रक्रिया क्या कहता है कि देखेगा कि चलो ये रूल से प्रोसीजर से बना है, बोला हाँ चलो प्रोसीजर से बना है, कोई बात नहीं। फिर देखा ये जो रूल बनाए हो, ये हमारे जनता के लिए, हमारे जनता के लिए क्या सच में सही है? क्या ये सही है? ये कहीं ना उसका फंडामेंटल राइट को छीन रहा है? ऐसा तो नहीं है ना। तो ये अगर चीज अगर देखेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, मतलब जो न्यायालय है उसको सही नहीं लगेगा, तो उस लॉ को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा, विधि की नियत प्रक्रिया। तो इसमें क्या हुआ कि भाई, जो न्यायालय, जो जुडिशियरी है, वो ज्यादा हैवी हो जाएगा। जुडिशियरी एक तरह से तीसरे पार्लियामेंट का काम करे, सॉरी, सेकंड पार्लियामेंट का काम कर जाएगा, करेगा कि नहीं? देखिए, पहला एक संसद जो हमारा बना रही है, तो सेकंड लेजिस्लेचर का काम कर जाते हैं यहाँ पर जो हमारा जुडिशियरी होता है। तो ये अगर कोई भी लॉ बनाया तो काम ही नहीं करने देगा, जुडिशियरी बोलेगा इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है, इसको खत्म करते हैं। अब देखिए क्या हुआ, विधि के स्थापित प्रक्रिया क्या भाई, कि विधि के स्थापित प्रक्रिया का जो हम देखेंगे पूरे संविधान में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 जो है, उसमें इस शब्द का इस्तेमाल हुआ। अब विधि के स्थापित प्रक्रिया क्या कहती है? ये कहती है कि एक प्रोसेस है, कोई भी कानून के बनाने का एक प्रोसेस है, अगर उस प्रोसेस को फॉलो किया गया है लॉ को बनाने के लिए, तो वो लॉ सही है। उसे जो अगर हम न्यायालय है, जो जुडिशियरी इस चीज को देखता है और उसको ऐसा लगता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया सही है, तो उस चीजों को कहेगा चलो हाँ ये लॉ सही है। हाँ, ये चीज वो नहीं देखेगा कि हाँ ये लोगों के लिए सही है या नहीं है, इस चीजों को नहीं देखता। हालांकि अभी के मायने चेंज हो चुके हैं। अभी एक तरह से विधि की नियत प्रक्रिया का थोड़ा थोड़ा रूप, बहुत सारा, मतलब थोड़ा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बहुत मैक्सिमम चीजें हम उस चीजों को फॉलो कर रहे हैं। अब जो भी लॉ बन रहे हैं, उन चीजों को हम ध्यान से, चीजों, अब जो भी लॉ बन भी रहा है ना, वो लॉ सही से ढंग से बन रहा है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे कि किसी को फांसी पड़ना है, अब किसी को फांसी दे रहे हैं तो उसका तो भाई फंडामेंटल राइट को छीन रहे हैं, उसके जान को, उसके लाइफ को छीन रहे हैं। तो बोले कि हमें फांसी नहीं दी, मेरा तो लाइफ है, जीने का अधिकार है। लेकिन कोर्ट बोलेगा भाई देखो, ये विधि के स्थापित प्रक्रिया है कि तुमने ये कांड किया है तो तुमको फांसी मिला है। ये तुमने ये प्रक्रिया, तुमको जो फांसी मिला, ये जो तुमको दंड मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं एक रूल से, एक प्रोसीजर को स्टैब्लिश किया गया, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है कि फांसी कैसे दिया जाएगा, फांसी किसको दिया जाएगा। तब हम कुछ नहीं कर सकते, तुमको फांसी देंगे। हम इसकी चीज के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे, विधि की नियत प्रक्रिया और विधि के स्थापित प्रक्रिया, कम से कम एटलीस्ट 40 मिनट का वीडियो बनाए, 40 मिनट का, सब चीजों को हम एग्जाम्पल से समझा सकते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं। तो हमारे भारत में दोनों चीज का है, ठीक है, दोनों का मिक्सअप है, न ज्यादा संसद पावरफुल है, न ज्यादा न्यायालय पावरफुल है, ठीक है। चलिए, अब प्रकृति की बात करेंगे। जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, इसकी जो प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, तो यूनिटरी भी है, एकात्मकता है, और फेडरल भी है। यूनिटरी मतलब क्या हुआ, देखिए, एकात्मकता मतलब हुआ कि पावर एक हाथ में हो, पावर एक जगह कंसंट्रेटेड हो, एक हाथ में पावर हो, उसको बोलते हैं एकात्मकता। फेडरल संघात्मक क्या बोलते हैं, हालांकि दोनों का मिक्सअप हमारा जो है संविधान में बताया गया, भारत को दोनों का मिक्सअप बताया गया। संघात्मक हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया, पावर को बांटा गया। अब लक्षण कौन कौन से यूनिटरी का, क्योंकि सवाल डायरेक्ट लिया था, इनमें से कौन सा एकात्मकता के लक्षण नहीं है, इस तरह से प्रश्न आता है। देखिए, शक्तियों का बंटवारा, कहा भाई यूनिटरी फॉर्म गवर्नमेंट का लक्षण क्या है, यहाँ पे भाई शक्तियों का हमने बंटवारा कर दिया। तो भाई शक्तियों का बंटवारा कर दिया, लेकिन केंद्र के पक्ष में ज्यादा, जो शक्ति, जो भी पावर, जो मतलब कहने का मतलब, जो शक्ति का जो बंटवारा, पावर जो बांटा गया है, उसको केंद्र को ज्यादा पावर दिया गया। आप देख सकते हैं केंद्र के पास ज्यादा पावर, इमरजेंसी लगा देता है, राष्ट्रपति शासन लगा देता है, तो केंद्र के पास ज्यादा पावर है। तो एक लक्षण है कि एकात्मकता का लक्षण है। एकल नागरिकता की बात करेंगे, पूरे देश के लिए एकल नागरिकता है, तो कहीं ना कहीं एकल नागरिकता पूरे देश के लिए एक सिटीजन, सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो कर रहा है, तो ये भी एकात्मकता के लक्षण है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। देखो, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, राज्यपाल का, जो राज्यपाल स्टेट में है। तो कहीं ना कहीं पूरे सेंटर में, सेंटर के पास ज्यादा पावर रहा ना, कि वो है राज्यपाल की नियुक्ति कर रहा, तो ये भी यूनिटरी का लक्षण है। राष्ट्रपति शासन भी यूनिटरी का लक्षण है। संविधान को संशोधन जो करता है,
अगर बात करें संविधान संशोधन जो होता है वो भी देखते हैं कि किसके द्वारा किया जाता है, तो हमारा जो हमारा लोकसभा राज्यसभा इस सब के थ्रू किया जाता है। इसमें तो विधानसभा की ज्यादा राय तो मांगी नहीं जाती है, कुछ कुछ चीजों में मांगी जाती है, लेकिन विधानसभा तो देख सकते हैं कि ज्यादा पावर केंद्र के पास है। जहां भी केंद्र की जहां भी पावर एक हाथ में कंसेंट्रेटेड हो तो उस फॉर्म को उस चीज को बोलेंगे यूनिटरी इलेक्शन। एकीकृत न्याय व्यवस्था कैसी व्यवस्था है, तो एकीकृत है, ऊपर में सुप्रीम कोर्ट, नीचे में हाई कोर्ट, उसके नीचे में ये भी यूनिटरी का लक्षण। तो चीजों को सारे को ध्यान रखें यूनिटरी क्या होता है। फेडरल जहां शक्ति बटेगा, अब देखिए लिखित संविधान है, तो जब लिखित संविधान हमारे देश का है, कहने का तो मौखिक संविधान तो नहीं, कैसा संविधान लिखित है, मतलब उसमें सब कुछ लिखा हुआ है और उस चीज को सबको फॉलो करना पड़ता है। तो ये हमारा फेडरल का लक्षण, किसका लक्षण है, फेडरल, क्योंकि इसमें पावर को बांटा गया। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान को सबसे ऊपर में रखा गया है, तो संविधान है वही सब कुछ है, तो संविधान में सबके बारे में सब कुछ लिखा गया, तो ये फेडरल का लक्षण है। शक्तियों का विभाजन, अब देखिए शक्तियों का विभाजन है जो फेडरल का लक्षण है, लेकिन शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में ज्यादा है तो यूनिटरी है। लेकिन केवल शक्ति का विभाजन, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्टेट को भी शक्ति दे रहे हैं, साथ में सेंटर भी अपने पास शक्ति रखा, 3 लिस्ट है ना, संवती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, तो शक्ति का विभाजन है, सबको पावर बांटा गया, तो फेडरल का लक्षण है, मतलब संघात्मक लक्षण है। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है, उस पर किसी का जोर नहीं, किसी का ऐसा नहीं कि लेजिस्लेचर उस पर कंट्रोल कर रहा है, एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो वो अपने आप में एक तरह से फेडरल का लक्षण। पृथक सरकारें, हर जगह अलग अलग सरकारें हैं, केंद्र में अलग, राज्य में अलग सरकारें, तो भी एक तरह से संघात्मक पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर जहां भी देखने को मिले वो फेडरल के लक्षण है। तो ये चीजें भी आपको समझनी थी, इसलिए मैं इन चीजों को, और भी बहुत सारे विशेषता हैं लेकिन इन चीजों को हम आगे देख लेंगे जब संविधान पूरा हम पढ़ेंगे, तो ठीक है। चलिए, अब है भाई स्रोत, कि भारत के जो संविधान बने हैं स्रोत कहाँ कहाँ से लिए। ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस चीजों को ध्यान से पढ़िए। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया ये पहले जानना है, ठीक है। क्या क्या लिया गया भाई, संघीय तंत्र, जो संघीय तंत्र देख रहे हैं, फेडरल जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो कहाँ से लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 से। राज्यपाल का जो ऑफिस है कहाँ से, 1935 से। न्यायपालिका 1935 से। आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण कहाँ से, 1935 से। लोकसेवा आयोग के बारे में मैंने बताया था कि ये 1935 से लिया गया। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, तो ब्रिटेन महत्वपूर्ण आपके लिए, ठीक है। संसदीय शासन मैंने अभी जस्ट बताया, विधि का शासन अभी जस्ट बताया, विधायी प्रक्रिया, जितने भी लॉ कैसे बनेंगे, तो क्योंकि हमारा ब्रिटेन का ज्यादा हमारे ऊपर में कंट्रोल रहा है तो हम सारा चीजें उसी का फॉलो करेंगे, ओके। एकल नागरिकता भी कहाँ से लिए, तो हमने लिया है ब्रिटेन से लिया है। मंत्रिमंडल प्रणाली, तो हमने अभी जस्ट बताया मंत्रिमंडल प्रणाली भी ब्रिटेन से लिया। परमाधिकार लेख हम आगे बताएंगे परमाधिकार क्या होता है, ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। तो ये द्वितीय सदन भी कहाँ से लिया, तो ब्रिटेन से। ध्यान रखिए, संसदीय शासन पूछ सकता है, मंत्रिमंडल, एकल नागरिकता और विधि का शासन, ये सब सारे चीजें ब्रिटेन के लिए, ब्रिटेन से पूछ सकते हैं सवाल, ठीक है। पूरे लिस्ट को आपको याद करना है कोई हाल में। यूएसए से क्या हमने लिया भाई, तो मूल अधिकार, पहला बात तो हमने मूल अधिकार कहाँ से लिया, फंडामेंटल राइट, यूएसए से लिया, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा। न्यायपालिका, जो हमारा न्यायपालिका जुडिशियरी जो स्वतंत्र है, ये भी लिया हमने ब्रिटेन से। जुडिशियल रिव्यू भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से, ओके। उपराष्ट्रपति का पद भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से, यूएसए, ठीक है। अब देखिए, बोला है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है और जो उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है, जज को हटाने का जो प्रक्रिया है वो भी हमने लिया है यूएसए से। फिर उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति को हटाना, ये दोनों यूएसए से। न्यायपालिका, न्यायिक प्रलोकन, मूल अधिकार, ये सारे हमने यूएसए से लिया, तो इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब भाई आयरलैंड का संविधान से क्या लिया, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। ये सवाल इस बार बिहार एसआई में इट में भी शायद लगता पूछा है, ठीक है, कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कहाँ से, तो यूएसए से। कहाँ से, जो नॉमिनेटेड होते हैं राज्यसभा के सदस्य, वो कहाँ से, वो प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, सॉरी, तो हमारा लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया भाई, आयरलैंड से। और जो राष्ट्रपति किस तरह से निर्वाचन होते हैं, वो जो मेथड है वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से, ठीक है। कनाडा से क्या है, तो कनाडा से संघात्मक लक्षण, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अवशिष्ट शक्तियां, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अवशिष्ट शक्तियां होती है, जो कहने का मतलब रेसिडुअल पावर्स होते हैं, वो केंद्र के पास ज्यादा होता है, वो केंद्र में ही होता है, ठीक है, केंद्र में ही निहित होता है, ठीक है, ज्यादा नहीं, केंद्र में ही निहित होता है, ठीक है। तो जो रेसिडुअल पावर है इसमें दो चीजें, रेसिडुअल पावर किसके पास है, तो केंद्र के पास। लिया गया कहां से, तो ये कनाडा से। ये चीजें कहां से ली गई, पॉइंट को कनाडा से, ठीक है। चलिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान से क्या लेगा, समवर्ती सूची, ध्यान रखिएगा, ओके, समवर्ती सूची और
संयुक्त बैठक, ये दो चीज, ठीक है। बाइमर कंस्टिट्यूशन, जो जर्मनी का कंस्टिट्यूशन क्या बोलते हैं, बाइमर। पहला बात, जर्मनी के संविधान को क्या बोलते हैं, बाइमर। उससे क्या लिया गया भैया, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, सबसे महत्वपूर्ण चीज बोल देगा कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का स्थगन कहां से, तो ध्यान में रखिए मौलिक अधिकार, ये नहीं बोल रहा है कि मौलिक अधिकार कहां से रहेगा, अगर मौलिक अधिकार बोलेगा तो फंडामेंटल राइट तो मूल संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से, लेकिन बोल रहे भैया मौलिक अधिकारों का स्थगन, मतलब मौलिक अधिकारों को हम खत्म करने का जो प्रावधान है इमरजेंसी के समय में, वो कहां से लेगा, जर्मनी के से, कहां से, जर्मनी के। ओके, बात करें यूएसएसआर मतलब रूस से, रसिया से क्या लिया गया, तो मूल फंडामेंटल राइट्स, सॉरी ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटी। जब जब फंडामेंटल राइट बोले, फंडामेंटल राइट बोले, अधिकार बोले तो ऐसे अधिकार ऐसे अमेरिका, मूल कर्तव्य बोले तो कहां से, रूस से, ठीक है। ओके, अब प्रस्तावना में जो तीन शब्द देख रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये ले गया है कहां से, तो हमारा सोवियत संघ के संविधान से, ठीक है। फ्रांस से क्या लिया गया है, तो गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, ये सब शब्द जो देखिए फ्रांस की क्रांति में तीन शब्द इस्तेमाल हुए थे, स्वतंत्रता, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फैटर्निटी, ये तीन शब्द, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये फ्रांस के क्रांति में इस्तेमाल हुआ था सब, इसलिए फ्रांस के संविधान से हमने इस शब्द को लिया है। दक्षिण अफ्रीका से आपको पता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, देखिए राज्यसभा में सदस्य जब इलेक्टेड होके जाएंगे, निर्वाचित होके जाएंगे तो अफ्रीका से, और राज्यसभा में जब सदस्य को हम नामांकन कर देंगे तो आयरलैंड से। जापान से मैंने जस्ट बताया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये लिस्ट को आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। सवाल आते हैं, अब हम आने वाले हैं भाई प्रियम्बल, जो हमारा प्रस्तावना, इसको हम समझेंगे ध्यान से। ओके, सब प्रस्तावना कैसे आया ये आपको तो बहुत अच्छे से पता है। प्रस्तावना क्या है, जब भी कोई बुक लेते हैं तो आप स्टार्टिंग में देखते होंगे प्रीफेस होता है, इंडेक्स होता है कि इस बुक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आपको लिखा रहता है कि हम इस बुक में इस तरह के चीजों के एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, इस तरह की चीजों को पढ़ते हैं, बोला जाता है। तो वही प्रस्तावना है कि जो हमारा संविधान जो आप पढ़ने जा रहे हैं आगे जाके, वो संविधान में हम क्या क्या चीजों को देखेंगे, मतलब इस चीज को देखने के बाद हम बता दें कि हमारे संविधान के अंदर क्या क्या चीजें डाली गई। अनुच्छेद के बारे में नहीं जानेंगे, लेकिन जान जाएंगे कि संविधान में हम इन बातों को ही डालना, संविधान में इन सारे चीजों को ही डालना है, और इसी को हम प्रस्तावना बोलते हैं। तो भाई सबसे पहला हम बात कर सकते हैं कि प्रस्तावना एक तरह से क्या है, एक तरह से कोई बेसिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, एक समरी है, एक कहने का मतलब एक तरह से इंडेक्स है, एक प्रीफेस है पूरे संविधान को समझने के लिए, ठीक है, चीजों को समझे। तो संविधान में जैसे क्या हुआ कि भारत को जब आजाद नहीं हुआ तो उसके पहले भारत के जितने भी, भारत में जितने तरह के भी रूलर्स थे, जितने भी लोगों ने शासन किया, वो जनता के प्रति बहुत ही कम सोचे। तो जब हमारा अपना संविधान बना, हमने अपना, जब हमने स्वतंत्र हुए तो हम अपने जनता के लिए सोचेंगे, तो इसलिए जनता के लिए सोचना था। इसलिए भारत का जो प्रस्तावना स्टार्ट होता है तो बोलता है, हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic। कह रहा हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, कह रहा जब हम भारत के लोग, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, भारत के लोग, भारत की जनता को, तो जितना भी शक्ति है, पूरा जो पावर है किसमें निहित है, पूछता है कि प्रस्तावना में, मतलब जो जो पावर है, जो शक्ति है, भारत के जो संविधान की जो शक्ति है किसमें निहित है, तो भारत की जनता में। भारत की जनता के पास सारा पावर है, इन्होंने संविधान बनाया और ये भी सरकार बनाएंगे, तो सारा पावर किनके पास है, भारत की जनता के पास। तो भारत, तो किसके पास निहित है शक्ति, तो ये ध्यान रखिएगा, भारत की जनता के पास, ये बोला गया, ठीक है। अब देखिए पावर को तीन तरह से बांटा गया, जो पावर है इसको तीन तरह से बांटा गया। तीन तरह से कैसे बांटा गया, एक बांटा गया विधायिका, लेजिस्लेचर, ओके, एक बांटा गया एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, एक बांटा गया जुडिशियरी, न्यायपालिका। लेजिस्लेचर मतलब भाई विधायिका, कानून जो बनाएगा, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ओके, पार्लियामेंट। अब उस कानून को बना के एक साइड हो गया, भाई हम कानून बना दिए, फॉलो करवाओ। एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है, जिसमें सब लोग आते हैं, जितने भी जॉब कर रहे हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव में सब लोग आते हैं, ठीक है, आप जो समझिए। तो एग्जीक्यूटिव का काम है कि भाई इस चीज को, इस जो मैंने रूल बनाया, इसको आप लोग क्या कराओ, फॉलो कराओ, क्या कराओ, पुलिस वुलिस सब इसमें आता है, क्या कराओ, इसको फॉलो कराओ, एग्जीक्यूट करवाओ, तो एग्जीक्यूटिव का काम है। अब भाई
कुछ प्रॉब्लम हुआ, विधायिका ये सब इस तरह से रूल बनाए, कुछ ऐसा चीजें बनाए और कुछ इसमें विवाद उत्पन्न हो या फॉलो करने में विवाद उत्पन्न हो, तो उसके लिए है भैया जुडिशियरी। ये दोनों मनमानी ना करे, इसके लिए कौन है? जुडिशियरी, न्यायपालिका। अगर विधायिका मनमानी करके कोई भी कानून बना दे, अगर एग्जीक्यूटिव मनमानी करके कुछ भी कर दे, कुछ भी मतलब किसी को कुछ भी कर दे, किसी को पकड़ के थाने ले चल रहा है, कुछ भी कर दे, तो उसके लिए बैठा है जुडिशियरी। तो पावर को 3 तरह से, पावर शक्ति को बांट दिया गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में। समझ गए चीजों? ओके, क्लियर हो गया? मतलब गलत नहीं होने देता है, जुडिशियरी का काम है। ठीक है, चीजों को समझिए। ओके, अब हम देखेंगे भाई, जो इसमें शब्द इस्तेमाल है, हमारे जो भारत के संविधान उद्देशिका है, जो प्रीएम्बल्स है, उसमें जो शब्द इस्तेमाल है, जैसे एक शब्द है सोवरेन, संप्रभुता, मैंने बता दिया क्या है संप्रभुता मैंने, ठीक है। सोशलिस्ट, समाजवादी, समाजवादी क्या होता है? एक तरह से इकोनॉमिक्स का टर्म है। समाजवादी मतलब जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, जो टैक्स पे कर रहे हैं उसके लिए सरकार हमारे लिए काम कर रही है, रोड बना रही है, सरकार कुछ पॉलिसीज ला रही है, तो ये कहीं ना कहीं पॉलिसीज हम ही लोग को फायदा पहुंचा रहे हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रूप में। तो सोशलिस्ट का मतलब होता है कि सारे लोगों को देख के चलते हुए, सारे लोगों को देख के कोई पॉलिसी बनाए और सारे लोगों को, सारे वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचे। और भी जैसे कि एक होता है कम्युनिज्म होता है, कम्युनिज्म भी एक तरह का समाज है, लेकिन कम्युनिज्म में क्या होता है भाई, कि अगर आपके सबके पास इक्वल होना चाहिए प्रॉपर्टी, इक्वल लैंड होना चाहिए। अगर आपके पास 100 एकड़ जमीन है तो आपकी जमीन को हम छीन लेंगे और सबको बांटेंगे, सबको बराबर मिलना चाहिए, कोई किसी के पास जाना है। तो ये कम्युनिज्म हो गया, जो भारत में नहीं है। लेकिन ये देखो, इसमें डायरेक्टली इक्वल कर दे रहा है कम्युनिज्म में, कि सबको इक्वल जमीन हो, सबको इक्वल प्रॉपर्टी करो। लेकिन सोशलिस्ट में क्या है कि थोड़ा डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन चीजों को सबको देखते हुए करना सोशलिस्ट। ठीक है, एक बहुत बड़ा टर्म है इस चीज को बारे में। ओके, अब कैपिटलिस्ट होता है जैसे पूंजीवादी, जिसकी ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां की सरकार जो भी पॉलिसी बनाए वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, मतलब वहां पर पूंजीवादी वर्ग को बढ़ाने के लिए बात करें, वो हो जाएगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, अब देखिए आगे आता है सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मैंने इसके बारे में बता दिया, मतलब लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में मैंने बता दिया। टू सिक्योर ऑल द इट्स, देखिए अब देखिए कुछ, देखिए जो प्रस्तावना है इसमें 3 शब्द जुड़े, एक समाजवादी, सोशलिस्ट, सेकुलर मतलब कहने का मतलब कि धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। देखिए देख सकते हैं, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, 2 शब्द, और एक यहाँ पर 3 शब्द, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये 3 शब्द को बाद में जोड़ा गया, स्टार्टिंग के उद्देशिका में नहीं था। कब जोड़ा गया भैया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द SAP, साप को जोड़ा गया। मतलब कहने का मतलब समाजवादी, अखंडता, मतलब देखिए अखंडता, और पी से पंथ निरपेक्षता, ये 3 शब्द को, साप को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में। देखिए यहाँ पे 4 2 6 तो 1976, ध्यान रखिएगा। ये अगर 44वां लिख दे तो 4 4 8 1978, ये कंफ्यूज मत हो जाए। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये 3 शब्द जोड़े गए हमारे उद्देशिका के अंदर, हमारे प्रियम्बल के अंदर में। ओके, तो पंथ निरपेक्ष मतलब सेकुलर मतलब क्या हो गया, कि भारत का कोई धर्म नहीं भाई, भारत कोई धर्म को नहीं मानता। मतलब कहने का भारत सारे धर्म को बराबर का मान्यता देता है, सारे धर्म, कोई एक, कहने का मतलब जो भारत है कोई एक धार्मिक कंट्री नहीं। जैसे कि हम पाकिस्तान की बात करें तो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन भारत को बोल नहीं, भारत को क्या बोलेंगे? सेकुलर कंट्री। लेकिन हाँ, भारत के जो लोग हैं वो धर्म को मानते हैं, भारत के लोग अलग अलग धर्म को नहीं बोलेंगे भारत के लोग सेकुलर है, भारत के लोग सेकुलर नहीं, भारत सेकुलर है। भारत के लोग तो भाई धर्म मानते हैं ना, कोई हिंदू कोई मुस्लिम धर्म मानते हैं। चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है। ओके, अब बात करेंगे। हाँ, अब बोला है कि उनके समस्त नागरिकों को, भारत के जो नागरिक हैं उसके समस्त नागरिकों को किस तरह का न्याय देना है? 3 तरह का न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। तो सवाल डायरेक्टली आ जाता है एग्जाम में, कैसे? कि हमारे प्रस्तावना के अंदर इनमें से कौन सा न्याय की बात नहीं की गई है? सवाल में रहेगा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, और एक चौथा ऑप्शन दे देगा हमारा, मान लेते हैं मतलब क्या हो सकता है, मतलब एक और कोई भी एक तरह का न्याय दे देगा। ठीक है, तो उस तरह को हम चीजों को समझेंगे। 3 तरह का, सामाजिक न्याय, मतलब कहने का मतलब सोशल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, सोशल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल जस्टिस, 3 तरह के जस्टिस की बात की गई है हमारे प्रियम्बल में। एकदम ध्यान में रखिएगा। बात कर देगा भाई कितने तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है हमारे संविधान के उद्देशिका के अंदर। ऐसे नहीं, उस तरह से स्वतंत्रता नहीं कि कितने स्वतंत्रता का अधिकार अलग है, बोले कितने तरह के स्वतंत्रता की बात है। 3 देखिए समझ लीजिए, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। कैसा? तो सोचने का, विचार करने का, अपने एक्सप्रेशन का, ओके, अपने विश्वास का, मतलब ठीक है,
अपने किसी के फेथ एंड वर्शिप, मतलब जो हम धर्म के प्रति जो फेथ रखते हैं, उपासना रखते हैं, उसके ये सारे चीजों को लाइन बाय लाइन याद कर लो। ठीक है भाई। अब बोलता है कि समता, किस तरह की इक्वलिटी की बात की गई, तो देखिए कैसा इक्वलिटी, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सबको प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, सबको प्रतिष्ठा बराबर होना चाहिए भाई, समता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई उच्च उच्च हायर कास्ट है, लोअर कास्ट, इस तरह का नहीं, तो सारा इक्वलिटीज होना है। ठीक है। अवसर की समता, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, कोई भी एग्जाम हो या कोई चीजें हो, तो हर जगह सबको अपॉर्चुनिटी बराबर मिलना चाहिए। ये दो तरह की अपॉर्चुनिटी, प्रतिष्ठा की अपॉर्चुनिटी और प्रतिष्ठा और अवसर की समता, दो तरह की इक्वलिटी की बात की गई है। वही बात करेंगे भाई हमारा, तो बोला कि तथा उन सब ने व्यक्ति की गरिमा, कैसा, भाईचारा के साथ में क्या क्या रहना चाहिए, तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संविधान को कब लागू कर रहे हैं भाई, कब हम अपना रहे हैं, 26 नवंबर 1949 को, जो कि मैंने पहले बताया, अंगीकृत किया गया। ठीक है। ये चीजें हमें समझना था, सवाल पूरे उद्देश्य के पार्ट बाई पार्ट को समझना था भाई, क्योंकि इससे सवाल आते हैं डायरेक्टली और आप लोग गलत कर पाइएगा। ठीक है, चीजों को ध्यान से समझिएगा तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है। जैसे ही हमारा पूरा पॉलिटी और हिस्ट्री खत्म होगा और ज्योग्राफी, तो आपके एक भी प्रश्न छूटने के कोई चांसेज है ही नहीं। ठीक है, इस तरह की चीजों को पढ़ा दिया जाएगा कि आपके एक भी प्रश्न छूटने का नहीं है। साथ में जब टेस्ट सीरीज जितने भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, सबका एमसीक्यू आपको, मतलब कहने का मतलब एमसीक्यू मिलेगा आपको ऐप पे, एक ऐप लॉन्च बनने जा रहा है, उसमें सारा का एमसीक्यू मिलेगा, जहां से आप जाकर एमसीक्यू को जो भी आप पढ़िएगा उससे संबंधित एमसीक्यू को वहां पे आप बना सकते हैं, तो आपका ज्यादा रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो अब बात आया कि जो प्रस्तावना है, इसे बहुत सारे, जैसे समय निकलते गया तो बहुत सारा सवाल उठने लगा। बोला भाई जो प्रस्तावना तुम डाले हो, क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये संविधान का भाग है या नहीं, इस पे प्रश्न है। बोला अगर संविधान का भाग मानते हो प्रस्तावना को, तो इस पे अमेंड कर सकते हैं, मतलब कहने का इस पे संशोधन कर सकते हैं, और नहीं मानते हो तो फिर तो बात अलग है। तो इस पे बहुत सारे केसेस हुए हैं, सारे केसेस का एक वीडियो में बनाऊंगा कि कितने बहुत सारे जजमेंट और केसेस हुए हैं संविधान के ऊपर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका वीडियो बनाया जाएगा बाद में, लेकिन जो आपके लिए महत्वपूर्ण अभी उस चीज को पढ़ लेते हैं, बाद में बन जाएगा। ठीक है। बोला कि बताओ कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, और है तो इसमें अमेंड कर सकते हैं, बात ये भी है। ठीक है। और बोला कि बताओ जो प्रस्तावना है, क्या ये जस्टिसेबल है, न्यायोचित है, मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज को, प्रस्तावना को देखते हुए क्या हम किसी चीज पे केस कर सकते हैं। मान लेते हैं कि बात हो जाए, जैसे कि प्रस्तावना, तो जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि भाईचारा को बढ़ाओ, भाईचारा को बढ़ाओ, और सबको सबको मतलब जो कोई भी एक इंडिविजुअल उसके डिग्निटी को एश्योर करो, मतलब उसके व्यक्ति की गरिमा करो। अब भाई यहाँ बात आ गया कि कोई आदमी किसी का वैल्यू नहीं दे रहा, बोला कोई अमीर मेरा दोस्त है, हम गरीब हैं, तो हमको वैल्यू नहीं देता, मेरा गरिमा नहीं रखता, हम सीधे कर देंगे केस सुप्रीम कोर्ट में, बोल देंगे कि हमारा संविधान में ऐसे लिखा हुआ है और हमको ये चीज नहीं मिल रहा। तो ये चीज गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉरी, जो हमारा जो प्रियम्बल है, ये न्यायोचित नहीं है। इस पे हम जस्टिसेबल नहीं कर सकते, इसके अकॉर्डिंग हम किसी पे नहीं कर सकते कि हाँ ये चीज लिखा हो तो ये चीज हमको मिलना चाहिए। ये एक तरह से एक आपको प्रीफेस दिया गया, एक तरह से ये चीजें बताई गई है, इसके ऊपर में हम, मतलब इसके बेस पे हम कोई चीज को हम मांग नहीं कर सकते, डिमांड नहीं कर सकते। हाँ, आगे हम पढ़ेंगे मूल अधिकार है, इस चीजें उस पे कर सकते हैं, लेकिन ये प्रियम्बल है, पहला बात, प्रियम्बल है जो कैसा है भाई, प्रियम्बल जस्टिसेबल नहीं है, जस्टिसेबल नहीं है, पहला बात, न्यायोचित नहीं है, इसके बेस पे हम कोई चीज को नहीं मांग कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे इसमें बोला गया है कि क्या बोला गया, देखिए अब यहाँ चीजों को समझिए। जैसे कि इसमें बोला गया है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। अब इसमें ऐसा हो जाए कि कोई आपको न्याय, एक तरह से सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा था, बोलिए कि हम इस तरह का सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है, हम इस पे केस करेंगे कि नहीं मिल रहा है, तो इस चीजों को आप नहीं कर सकते, क्योंकि प्रस्तावना के बेस पे आप कोई भी चीजों को आप डिमांड नहीं कर सकते, कोई चीज को आप नहीं मांग सकते हैं। ठीक है, क्लियर, आगे चलते हैं। ओके, अब देखिए प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, इस पे 3-4 केस आया। पहला केस 1960 में आया, बेरुबारी संघ, बेरुबारी संघ का केस आया 1960 में, ध्यान रखिए। तो बेरुबारी संघ का केस आया, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट खुद कंफ्यूज होगा। सुप्रीम कोर्ट बोला भैया कि प्रस्तावना है जो संविधान का भाग नहीं है, बोले कि भाई प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अब बेरुबारी केस क्या था, इस चीज को आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है,
ऐसा में हम इसका वीडियो बनाएंगे बाद में, लेकिन कमेंट करके बताइएगा। बोला भाई ये क्या बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अब आगे आगे एक केस आया 1973 में, 67 को बाद में बताएंगे। 1973 का केस आया केशवानंद भारती VS स्टेट ऑफ केरला। केशवानंद भारती एक मठ चलाते थे, एक संत थे केरला में। इनके जो जमीन, जिस जमीन पे चलाते थे मठ, उस जमीन को केरला सरकार ने लैंड एक्विजिशन बिल के अकॉर्डिंग मतलब जमीन को ले लिया। अब केशवानंद भारती ने केस किया भाई कि देखिए मेरे फंडामेंटल जो राइट है, मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, मेरा जमीन ले लिया जा रहा है मेरा। उसमें क्योंकि उसमें जो प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी एक तरह से मौलिक अधिकार था। 1978 में हटता है ना, लेकिन उससे पहले तो मौलिक अधिकार था। और बोला कि मेरे जो क्योंकि मठ था तो मठ पे कहीं ना कहीं धार्मिक चीज थी, तो बोला कि हमारे जो अनुच्छेद 25 है, जो धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, उसको भी यहाँ पे छीना जा रहा है। तो 1973 में केस किया ये केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, और किसके बेस पे किया, तो ये प्रस्तावना के बेस पे किया। तो बोला, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, देखिए पहले बात देखिए, आप चीजों को समझिए भाई। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है 1973 में? सुप्रीम कोर्ट 1973 में बोल रहा है कि भाई ये अपने पिछले जजमेंट को छोड़ के बोलता है कि हाँ ये ये प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये बोल दिया 1973 में। ठीक है, 1973 में क्या बोल दिया? ये संविधान का भाग है प्रस्तावना, केशवानंद भारती 1973 में बोल देता है। ठीक है, हाँ, लेकिन केशवानंद भारती में एक बहुत बड़ा पॉइंट आया। बोला कि देखो भाग, अगर जब भाग है तो इस पे हम अमेंड कर सकते हैं। सवाल ये उठा कि अगर संविधान का भाग है प्रस्तावना, तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? इसके ऊपर हम अमेंड कर सकते हैं, कहने का इसको संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, बातें आ गई। अच्छा, संशोधन कर सकते हैं, तो बात यहाँ पे आ गया कि संशोधन कर सकते हैं तो कोई भी चीज का संशोधन कर देंगे, प्रस्तावना में कुछ भी हम चेंज कर देंगे। तो देखो बोला नहीं, संशोधन करो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना भैया, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। जो मूलभूत ढांचा है उसमें छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसका एक बहुत ही बड़ा वीडियो बनेगा 1 घंटे का, तब चीजों को समझ पाइएगा। लेकिन यहाँ पर समझिए कि 73 ने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, प्रस्तावना भाग है संविधान का 1973 में। 1967 में आया गोलकनाथ VS पंजाब। गोलकनाथ का जमीन था, गोलकनाथ का जमीन था, उसको भी लैंड डिवीजन बिल के थ्रू पंजाब सरकार ने ले लिया। तो ये केस किया कि भाई मेरा जमीन को हत्या लिया जा रहा है, तो मेरा राइट टू प्रॉपर्टी का हनन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई उसकी जमीन को वापस करो, क्योंकि उसका राइट टू प्रॉपर्टी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट वापस करो। तो इसमें बोल दिया, ठीक है, इस चीज में क्या हो गया कि इसमें जो हमारा लेजिस्लेचर था उसको इसमें हार मानना पड़ गया। ठीक है, 1967 गोलकनाथ VS पंजाब में। ठीक है, 1967 गोलकनाथ VS पंजाब में। ओके ओके, चीजें समझ गए आप लोग। 1973 तक आप लोग जितने भी 3 केस था, ठीक है, 3 केस को आप लोगों ने समझ। 60 में बोला कि नहीं, 73 में बोला कि भाई हाँ। ठीक है, चीजों को समझिए, बेसिक स्ट्रक्चर को हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, जितने भी संशोधन करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रस्तावना से संबंधित इतने प्रश्न आ सकते थे जिन चीजों को मैंने बता दिया। ठीक है, और प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न आएंगे तो उन चीजों को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रस्तावना से क्या प्रश्न आ सकते हैं? पहला प्रश्न आ सकता है कि जो 3 शब्द थे, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्षता, कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। पहला बात। 1-2 1960 का बेरोजगारी यूनियन समझ लीजिए। 73 का केशवानंद भारती बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको समझ लीजिए। ठीक है, प्रस्तावना जस्टिसेबल नहीं, न्यायोचित नहीं है, पहला बात। ओके, तो इस चीजों को समझ लिया। और प्रस्तावना से ज्यादा सवाल नहीं आ सकते हैं, जो भी मैंने बता दिया। कितने तरह के स्वतंत्रता की बात की, कितने तरह के न्याय की बात की गई है, तो सारे चीजों को आप लोग समझ चुके होंगे। तो इतना ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग चलाया, लेकिन क्योंकि इसमें चीजें समझने वाली थी। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, थोड़ा सा ये चीज छूट गया कि संविधान की आलोचनाएं क्या है, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो उन चीजों को हम स्किप करते हैं, कोई बात नहीं, कभी और बता दिया जाएगा। लेकिन हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं भाग 1 भाग 2, जितना भी हो सकता है 30 मिनट की वीडियो में। भाग 1 और भाग 2 मतलब अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 11 तक हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और ज्यादा होगा तो और ज्यादा चर्चा कर लेंगे। तो इस तरह से अगला वीडियो का वेट करिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक कर दिया करिए। और मुझे बताइएगा, जो मैंने पूछा था कि 1960 का बेरोजगारी यूनियन केस क्या था, इसके बारे में मुझे डिटेल में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।